तो अगेन स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का नोट्स आपको भेज देंगे क्लास के बाद। तो कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है, बोरोइंग एंड लेंडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपको मनी मार्केट है, एंड कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अच्छा खासा नोट्स है, और काफी अच्छा नोट्स है। इसको आज कल पढ़ लीजिएगा, इसीलिए बोले कि आपको बीच में समय एक एक दिन का चाहिए, ताकि आप उसको रिवीजन कर सकें। तो क्या है कैपिटल मार्केट? तो सबसे पहले तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है। सॉरी, आप बोलिए तो, मुझसे अगर सेबी सेबी। हाँ सेबी है सेबी। गलती हो रहा है तो आप बोलिएगा ना कि सर सेबी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब 1 साल या 1 साल से ऊपर के लिए, इनफाइनाइट तक भी चलता है। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है। अब कैपिटल मार्केट एक्चुअली इंडिविजुअल के लिए नहीं है, कंपनी के लिए ही है। कि कोई अगर कंपनी है, इसको एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इसको अपना कंपनी बढ़ाना है। शार्क टैंक में आप जाते हैं, देखते हैं तो क्या होता है कि उसको पैसा चाहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो उसी प्रकार कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है, और ज्यादा पैसा इसको चाहिए, मनी रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए वो क्या करेगी? कि इसके लिए सेबी के पास जाएगी। सबसे पहले अपना रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? नाम नोट कीजिए, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेस प्रोस्पेक्टस जो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के विषय में इंफॉर्मेशन, बस वही है। मतलब कंपनी के विषय में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ये कहाँ पे नोट डाउन होगा? तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, एक स्पेशल नाम दे दिया गया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसमें आपका जितने भी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह है, उनका नाम पता वगैरह होगा। उसके बाद से कंपनी का अपना प्रोफाइल होगा। कोई भी कंपनी होती है तो इसके पास दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कंपनी हम पढ़ाएंगे आपको अकाउंटिंग में। एक एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताती है, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इंटरनल मैनेजमेंट को बताती है। ये आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताती है, और ये लिख लीजिए, इंटरनल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी का मैनेजमेंट वगैरह क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है। तो किसी भी कंपनी ये दोनों चीज को बनाती है, और इसी को लेकर जाती है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास, जहां पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो कंपनी जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इनकॉर्पोरेशन का इसको सर्टिफिकेट मिलता है। रजिस्ट्रार जो है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देता है, और उस दिन से कंपनी क्या होती है? एग्जिस्टेंस आ जाती है। तो एक चीज और नोट के लिए, जब कंपनी उसे बता ही रहे हैं कि जैसे कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है, कोई भी कंपनी है, ये अपना मेमोरेंडम ऑफ, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका डॉक्यूमेंट फिलअप की और रजिस्ट्रार के पास आई। तो कंपनी को आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया, और कंपनी स्टार्ट हो गई। कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, स्टार्ट हो गई। तो जिस दिन से कंपनी स्टार्ट हो गई, तो इस प्रोसेस को कोई ना कोई तो किया ही ना होगा। कोई ना कोई तो पर्सन की, नेचुरल पर्सन किया होगा। एक्चुअली पर्सन दो प्रकार का होता है।
हालांकि ये थोड़ा सा अकाउंटिंग का चीज है, लेकिन फिर भी सब कुछ तो एक ही साथ पढ़ना है। एक तो होता है आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम आप हुआ, जिसका क्रिएशन गॉड ने किया है। जिसका क्रिएशन गॉड ने किए हैं, ये क्या हुआ? नेचुरल पर्सन हुआ। और दूसरा हुआ आर्टिफिशियल पर्सन, जिसका क्रिएशन हम लोगों ने किया है, मैन ने किया है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जिसका क्रिएशन नेचुरल पर्सन ने किया है, जिसका क्रिएशन नेचुरल पर्सन ने किया है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है? तो नेचुरल पर्सन, हालांकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। एक जो बेसिक डिफरेंस है कि नेचुरल पर्सन को आपको जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है ना, या हम लोग का जो संविधान है, ये इस पे लागू होता है नेचुरल पर्सन पे। आर्टिफिशियल पर्सन पे यही दो चीज लागू होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यही इसका संविधान है। समझ रहे हैं ना? इसी के थ्रू ये कंपनी चलती है, रन करती है। इवन की बैंक भी जब क्रिएट हुई होगी, जब कभी बैंक स्टार्ट हुई होगी, तो बैंक भी ये अपना बनाई होगी। आप अगर चेक कीजिएगा तो उसका भी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा। तब जाके ये कंपनी बनी होगी, बैंक भी। और फिर ये बनने के बाद ये आरबीआई के पास गई होगी, आरबीआई के पास बैंक। तो बैंक फिर लाइसेंस, फिर आरबीआई इसको बैंकिंग लाइसेंस दिया होगा कि आप बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग लाइसेंस दिया होगा, तब ये आपको बैंक बनी, तब जाके ये बैंक बनी। और फिर आरबीआई अगेन ये बैंक को कैसे रेगुलेट करेगी? तो आरबीआई एक्ट 1934 एंड बीआर एक्ट 1949 के थ्रू बैंकों को रेगुलेट करेगी। ये पूरा का आपका है। जो बैंक का डिफिनेशन है वो आपको बीआर एक्ट 1934 के अंडर आता है। ये बैंक का डिफिनेशन आता है। क्या आता है? अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहां से फिर से बैकअप हम लोग जाते हैं कि जो कंपनी है, इसको पैसा चाहिए, मनी रेज करना है, तो बैंक के पास नहीं जाती है। ढेर सारा पैसा अगर है, मान लीजिए कि इसको 1000 करोड़ रुपया चाहिए किसी भी कंपनी को, तो ये बैंक के पास नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? जिसका दो कारण है। अगर किसी भी कंपनी को, इसको अलग से समझाते हैं, अगर कोई कंपनी है जिसको अगर 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो ये बैंक वाला रास्ता नहीं अपनाती है। क्यों? क्योंकि बैंक इसको क्या देगी? एक तो ये बैंक लोन देगी, तो कंपनी को इसको फिर रिपेमेंट करना होगा। लोन लेगी तो फिर रिपेमेंट करेगी ना, रिपेमेंट करेगी 1000 करोड़ रुपया का। देखना है कि एनपीए कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं करेगी तो ये इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, एनपी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसकी भी जो देख रहे हैं, बहुत सारे कंपनी डूब गई, विजय माल्या इंडिया छोड़ के भाग गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए बड़ा लोन जो है, ये कंपनी ऐसे नहीं लेती है। बैंक भी बड़ा लोन देना नहीं चाहती है। जिस तरह से एनपीए हुआ है, आपका जो स्टैंडर्ड लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, तो जो बड़ी बैंक है या कोई भी बैंक है, ये बड़ा लोन नहीं देना चाहती है, क्योंकि लोन कंसंट्रेशन हो जाता है। हमने आपको क्रेडिट रिस्क पढ़ाया था, क्रेडिट रिस्क पढ़ाए थे। क्रेडिट रिस्क में एक होता है लोन कंसंट्रेशन, लोन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, वही चीज है कि एक पानी डालो, उसमें नमक या चीनी का घोल करते जाए। अब वो तब कब तक घुलेगा? जब तक अब घुलना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही सेक्टर को या एक ही आदमी को आप ज्यादा लोन देते हैं, तो अगर वो फेल हुआ तो फिर बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बड़ी लोन बैंक देना नहीं चाहती है। इसी को अगर 1000 करोड़ रुपया है तो 1000 आदमी को दे, लाख आदमी को दे, तो बैंक का ठीक रहेगा। तो कंपनी ना बड़ी लोन लेना चाहती है बैंक से, और ना ही बैंक जो है वो बड़ी लोन देना चाहती है। ठीक है। और भी दूसरा एक कॉज है,
एक टर्म आता है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। आपने नाम सुना क्या, ब्रेक इवन पॉइंट? जी सर, सुने हैं आपसे सर। कि हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, चाहे वो लोन लेकर शुरू करें या आप अपना कैपिटल लगाकर शुरू करें, ठीक है ना, लोन लेकर शुरू करें या अपना कैपिटल लगाकर शुरू करें, तो इस चीज को नोट कीजिए। अगेन एक आ गया है टर्म कैपिटल, कल से अकाउंटिंग शुरू हो रहा है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल ही वो चीज है जिससे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, समझ में आया ना? कैपिटल ही वो चीज है जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया ना कि कोई भी रुपया आपके हाथ में आता है, मान लीजिए कि 500 का कोई नोट आया, तो ये किस सोर्स से आया है उससे इसका नाम अलग अलग हो जाता है। सैलरी के रूप में आया है, तो मंथली आप काम किए हैं तो सैलरी के रूप में आया है। रेंट पे आपने दिया है कोई चीज तो वो रेंट आया है, डिविडेंट आया है, ठीक है ना, बोनस आया है, सबका नाम अलग अलग है कि नहीं? उसी प्रकार से जब कंपनी के पास कोई पैसा होता है और उसको वो कैश के रूप में खर्च करती है, तो बेसिकली कंपनी के पास जो भी पैसा होता है या कोई भी बिजनेस होता है, उसमें बैलेंस शीट होता है, उसका दो दो साइड होता है। एक आपका लायबिलिटी वाला साइड होता है और दूसरा एसेट साइड होता है, ठीक है। लायबिलिटी होता है, दूसरा एसेट होता है, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो लायबिलिटी साइड का जो पहला आइटम होता है ये आपका कैपिटल होता है। पहला जो आइटम होता है, यहीं से कहानी, पूरा बैलेंस शीट, पूरा अकाउंटिंग यहीं से शुरू होता है। और यही कैपिटल जो है एसेट साइड में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग करेंट एसेट कहते हैं। करेंट एसेट कहते हैं। तो कल हम लोग टाइप्स ऑफ एसेट को भी देखेंगे, जो 7 प्रकार के होते हैं। करेंट एसेट होता है, इसके बाद से क्विक एसेट होता है, इसके बाद से टेंजेबल है, इंटेंजेबल है, नॉन करेंट एसेट है, ठीक है, इसके बाद से मिसलेनियस है। तो ये सारे आपको एसेट के टाइप है जो हम लोग कल जानेंगे। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? दो ही चीज होता है, या तो इक्विटी होता है या फिर डेप्ट होता है। दो ही चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? ये हिस्सेदारी है, मतलब आपने पैसा दिया है, ऑनर्स मनी, ऑनर्स मनी, ठीक है ना। इसीलिए जो शेयर होता है ना, जैसे कि आपका किसी कंपनी का शेयर है, तो आपको क्या बोला जाता है? ऑनर बोला जाता है। तो शेयर, जो भी शेयर होल्डर होता है उसको तीन चीज मिलता है। एक आपको ऑनरशिप का टाइटल मिलता है, दूसरा आपका वोटिंग राइट होता है, जो कि ऑनर होता है तो वोटिंग राइट होगा, और तीसरा चीज आपका डिविडेंड मिलता है। तो किसी भी कंपनी में जो कैपिटल होता है वो आपको इक्विटी के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग ऑनर्स मनी कहते हैं। वो चाहे चाहे कंपनी का, चाहे बिजनेस का खुद का ऑनर हो, बात समझ रहे हैं ना, जो बेसिक, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, जिसने अपना सीड कैपिटल लगाया, चाहे वो खुद का ऑनर हो, मतलब बेसिक वाला, बड़ा वाला, अंबानी टाइप या कोई भी हो, या फिर हम लोग टाइप का हो जो हमने मार्केट से शेयर परचेज किया, तो दोनों को ऑनर ही बोलते हैं। या तो इक्विटी के फॉर्म में पैसा हमने कंपनी को दिया, या फिर डेब्ट के फॉर्म में दिया, तो ये भी ऑनर का ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑनर नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। वर्डिंग का बड़ा फर्क है, ठीक है ना। ये भी क्रेडिटर बोलेंगे, हम ही उसको दिए हैं पैसा कंपनी को, लोन के रूप में अगर पैसा दिए हैं तो उसको हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। जैसे शार्क टैंक में अगर आप कभी देखे होंगे, आपको ये एपिसोड निकाल के देखिए, तो उसमें जो भी यहाँ पर शार्क बैठे होते हैं, मतलब ये क्या है, एक बिजनेस ओनर है, छोटे छोटे कंपनियों का बिजनेस ओनर है, इनके पास ढेर सारा पैसा है। अब इनके पास कोई आता है कि एमएसएमई वाला, एमएसएमई वाला आता है कि हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, वो लेक्चर देता है कि ये इतना दिन का एक्सपीरियंस हुआ, ये है, ठीक है ना, हमको पार्टिकुलर अमाउंट की जरूरत है, तो आप में से कोई मेरा परचेज कर सकते हैं क्या? कोई मुझे पैसा का सहायता कर सकते हैं, दे सकते हैं क्या? तो कोई आगे आता है, उसको अगर उसका बिजनेस पसंद आया तो आगे कोई आता है कि हम देंगे पैसा, ठीक है ना, लेकिन बोले कि 2% जो है इक्विटी के रूप में देंगे।
एंड 2% आपको डेप्ट के रूप में देंगे। ये सब कुछ हमको मिलके आपको 5 करोड़ देंगे, 5 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है ना। लेकिन 2% उसमें हम इक्विटी लेंगे एंड 2% आपको डेप्ट लेंगे। और डेप्ट का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतलाता है कि 3% के हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेंगे। पूछिए। सर इक्विटी भी तो एक तरह का लोन ही हुआ, वो तो डेब्ट ही हुआ, तो फिर ना ना डेब्ट ना और ना 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 ना, इक्विटी लोन नहीं हुआ। आप अपना पैसा बिजनेस में लगाए हैं, वो लोन कैसे हुआ? नहीं, आप जैसे इसमें उसको इक्विटी ओनरशिप होता है ना सर। क्या? इक्विटी जैसे खरीदते हैं, जैसे किसी कंपनी का इक्विटी में हाँ इन्वेस्ट करते हैं, हाँ तो वो तो मतलब उसको पैसा दे ही रहे हैं ना हम। हाँ, पैसा दे रहे हैं, हम्म। लेकिन हर एक पैसा लोन नहीं है ना, इसी बात को समझना है कि हर एक पैसा लोन नहीं है। ऐसे कर सकते हैं कि ये इक्विटी 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 जो है उसमें हम ऑनर हो सकते हैं, और जो डेप्ट है उसमें लोन देते हैं, जो जस्ट लाइक बैंक की तरह। बिल्कुल। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप कल जो है टाटा स्टील का शेयर परचेज कीजिए जिसका दाम है 212 रुपया, तो 212 रुपया जो आपने शेयर परचेज किया, तो ये आप इक्विटी के फॉर्म में किए, आपने लोन नहीं दिया। यू आर द ऑनर ऑफ द टाटा कंपनी। वो भले ऑनर इतना पावर कम होता है कि कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो आपको ऑनर बनाया गया है, तभी तो आप तभी तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ये सुनिए मेरी बात, समझिए फिर से। आपको साइलेंट कर रहे हैं, फिर से समझिए कि इक्विटी के रूप में अगर आप पैसा दीजिएगा, इक्विटी के रूप में अगर आप पैसा दीजिएगा, तो आपको यहां प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट के आप हिस्सेदार होंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर डेप्ट के रूप में अगर आप पैसा दीजिएगा, तो आपको यहां क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यही तो अकाउंटिंग है, इसी चीज को समझना है कि सारे चीज एक नहीं है, सबका नाम अलग अलग है, ठीक है ना। आज इतना ही समझिए, कल हम फिर इसको इलोबरेट करेंगे। बस ये जान लीजिए कि कैपिटल दो प्रकार का होता है, इक्विटी एंड डेप्ट। अभी उसी चीज को हम ज्यादा इलोबरेट कर रहे थे कि कोई भी कंपनी है, अगर उसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और ये जो मनी रिक्वायर्ड है ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? एक प्रकार का प्रोस्पेक्टस है जहां पे कंपनी के विषय में इंफॉर्मेशन है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए, आज रात में पढ़िएगा, आपके पास काफी है। कैपिटल मार्केट मंडे को खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मनी, फाइनेंशियल सेक्टर का जो हमने 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा है वो सब समाप्त होना चाहिए, और कल जो हम अकाउंटिंग पढ़ाएंगे वो भी समाप्त होना चाहिए। तो दिन पर दिन आपको कोर्स जुड़ता जाएगा, एडअप होता जाएगा। बैकलॉग नहीं रखिए केवल, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर डॉक्यूमेंट, इट इज फाइल्ड बाय कंपनी टू सेबी। समझ में आ रहा है ना। ये कंपनी जो है सेबी के पास फाइल करती है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हेन it intends to raise money from the public by selling shares of the company to investor। मतलब जब भी वो इंटेंड करती है, जब भी वो चाहती है कि मुझे पैसा रेज करना है, मतलब पैसा लेकर आना है, कहां से? पब्लिक से, ठीक है ना। और पब्लिक से पैसा कैसा लेकर आएगी? सेलिंग शेयर्स, कि उसको शेयर देगी और पैसा लेकर आएगी। ऑफ द कंपनी, कंपनी का शेयर उसको देगी, ठीक है। तो क्या क्या इसमें कंटेंट रहता है, एक बार पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे पहला तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन रहता है। व्हाट इज बिजनेस डिस्क्रिप्शन? कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, वगैरह वगैरह, बिजनेस का टोटल डिस्क्रिप्शन रहता है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेकंड क्या रहता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कंपनी का अभी कैपिटल कितना है, कंपनी का डेप्ट कितना है, इक्विटी कितना है, इक्विटी कैपिटल कितना है, डेप्ट कैपिटल कितना है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है पिछले 3 साल का। तो ये सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है, ताकि मालूम चल सके कि आप जिससे पैसा ले रहे हैं
मतलब उनको भी तो लगना चाहिए ना कि आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद से रिस्क फैक्टर रहता है कि जो आप पैसा ले रहे हैं वो कितना रिस्की है, किस तरह के बिजनेस में आप लगाएंगे, क्या रिटर्न मिल सकता है, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप का रिस्क फैक्टर आप बतलाइए। यूज ऑफ प्रोसीड्स, यूज ऑफ प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा मिलेगा उसका आप क्या करेंगे। अब जैसे बैंक के पास आप लोन लेने जाएंगे, कोई कोई भी बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो बैंक पूछेगी ना कि आपको कौन सा लोन चाहिए, क्या करना है, तो बोलेगा घर बनाना है तो होम लोन लीजिए, बोलेगा पढ़ाई करना है तो एजुकेशन लोन लीजिए। तो यूज ऑफ प्रोसीड्स मतलब जो पैसा आप रेज कीजिएगा, 1000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, वाट एवर जो भी रेज कीजिएगा, उसका आप क्या कीजिएगा, यूज ऑफ प्रोसीड्स, ये बताइए। ठीक है ना। इसके बाद से इंडस्ट्री ओवरव्यू कि आप जिस सेक्टर से आते हैं उस सेक्टर का इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है। अब ऐसा तो नहीं कि वो पार्टिकुलर सेक्टर अभी प्रॉब्लम में है और आप पैसा चाहिए तो मिलेगा, तो फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हो सकता है इन्वेस्टर का पैसा डूब जाए और कंपनी डूब जाए। तो इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है आपके लिए भी, और पार्टिकुलर इंडस्ट्री क्या है, बहुत सारे चीज को सेबी देखती है एंड देन आपको ये आपको परमिशन देती है कि आप आईपीओ लेकर आइए। इसके बाद से मैनेजमेंट को भी देखा जाता है कि आपका मैनेजमेंट क्या है। तो ये सारे चीज आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको देखा जाता है। साथ में आपको नंबर ऑफ कितना शेयर वगैरह चाहिए ये भी देखा जाता है। तो बहुत बड़ा है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जो है बहुत बड़ा कंटेंट है। इसमें दो चार चीज यहाँ पे लिखा है जो आप ध्यान में रखिएगा। दैट्स ऑल। तो जब भी आपको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाएगी, फिर सेबी के पास जाएगी, सेबी परमिशन देगी, तो मार्केट में क्या आ जाएगा, आईपीओ आ जाएगा। आईपीओ का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये किसी ना किसी मर्चेंट बैंकर के थ्रू सोल्ड होगा, सेल होगा। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर के थ्रू इसका सेलिंग होगा, और कोई ना कोई इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएगा, जैसे I1 है, I2 है, या IN कर देते हैं, ये सारे अपना बोली लगाए। अब कोई जरूरी नहीं कि सबको मिल भी जाए, क्योंकि आईपीओ जब आएगा तो एक तो ये प्राइमरी मार्केट में सेल होगा, प्राइमरी मार्केट में सेल होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इसका एक बैंड प्राइस होता है, इसका लॉट साइज भी होता है। जनरली जो लॉट साइज होता है ना वो 15,000 के आसपास होता है, केवल ये फिगर याद रखिएगा। अब एक लॉट में नंबर ऑफ कितना शेयर होगा वो डिपेंड करेगा कि एक शेयर कितना है। अब वो 100 शेयर भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए का है तो, लेकिन लॉट साइज ये फिक्स होता है 15,000 के आसपास। आप अगर आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो एक लॉट परचेज करना पड़ेगा कम से कम। तो 2-4 लॉट का भी आप बोली लगाइए, बिडिंग कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिडिंग करते हैं। आईपीओ में जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको मिले कोई जरूरी नहीं है, तो आपको बिडिंग करना होता है। अब बिडिंग कीजिए, बिडिंग कीजिए, और जितना बिडिंग कीजिएगा तो उतना आपको पैसा चाहिए। मान लीजिए कि 2 लॉट आपको चाहिए तो 30,000 रुपये आपको चाहिए, अप्रोक्स चाहिए, अप्रोक्स की हम बात कर रहे हैं, 30,000 रुपये आपको चाहिए, और आपका पैसा वो लॉक हो जाएगा। कितने दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए तो लॉक नहीं जाएगा। और कैसे लॉक होगा, तो यहाँ पे एक प्रोसेस है। असबा होता है। हाँ, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एसबा। तो ये एसबा एप्लीकेशन के थ्रू आपका मनी जो है वो होल्ड हो जाएगा। एक्चुअली जो आपका पैसा है ये जो होल्ड होगा, ये जो होल्ड होगा ये बैंक में ही रहेगा, मतलब इस पे आपका मिलता रहेगा, वो जो सेविंग अकाउंट का जो भी है, अगर सेविंग अकाउंट में है तो ये आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जिस दिन मान लेते हैं कि आपको बिडिंग हुआ और आईपीओ ओपन हुआ और आपको मिल गया 2 लॉट, मान लेते हैं, या 1 लॉट मिला, उसी दिन ये कंपनी के हाथ में पैसा जाएगा। फिर से एक नया बनाते हैं कि कोई भी कंपनी है, ये अपना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनाई, इसके बाद से सेबी के पास गई, इसके बाद से
आईपीओ आया, आईपीओ में बिडिंग हुआ, ठीक है ना, और यहां से जो भी पैसा आया वो किसके पास चला गया, ये डायरेक्टली कंपनी के पास चला गया, ये पैसा कंपनी के पास गया। कैश फ्लो जो हुआ ये कंपनी के पास हुआ, और जितने भी इन्वेस्टर थे जिनको ये मिला I1 I2 IN, ठीक है ना, अब ये सेल कहां करेंगे, इसीलिए ये सारे शेयर का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज ही क्रिएट करता है सेकेंडरी मार्केट को, सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करता है जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां पे हम लोग इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग बोलेंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है, शेयर खरीदा जाएगा बेचा जाएगा, सेल होगा या बाई होगा। अब यही जो I1 इन्वेस्टर है इसको वो IA मिल जाएगा, वहां उसको सेल कर देगा, पैसा मिल जाएगा। I2 को क्या IB मिल जाएगा। मतलब समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं, मतलब इसमें वो सारे एक दूसरे को मिल जाएंगे जिससे वो शेयर बेच सकता है, या फिर कोई नया एंट्री मारना चाहे, कोई न्यू एंट्री अगर जिसको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, अगर वो चाहे कि हम न्यू एंट्री इसमें करना चाहते हैं, तो न्यू एंट्री के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। एक्चुअली ये दोनों एक ही साथ ओपन होता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, कहां पे ओपन करना होगा, तो आप दो जगह से ओपन कर सकते हैं, या तो बैंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं या फिर किसी स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। स्टॉक जनरली उसको लोग ब्रोकर ही कहते हैं, लेकिन स्टॉक ब्रोकर पूरा नाम है, स्टॉक ब्रोकर, ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी कुछ देर में बतलाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है यहां पे बता देते हैं कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है, पहले जो बैंक होता है, तो बैंक जो है वो 3-in-1 अकाउंट ओपन कर लेती है। अब स्पेशली बैंक की बात कर रहे हैं कि बैंक के पास, बैंक ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां से पैसा आएगा या जाएगा। और बैंक के पास अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, नाम से भी क्लियर है, बाई सेल कर सकते हैं। और तीसरा अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज होल्डिंग होता है, नोट कीजिए, सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, मतलब केवल शेयर ही होल्ड नहीं होता है, कोई भी सिक्योरिटीज आप होल्ड कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में, ठीक है। शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, कोई भी सिक्योरिटीज आप होल्ड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्रिएट की, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन है, क्रिएटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको सेकेंडरी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज का भी रेगुलेटर आपका सेबी है, मतलब पूरे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है। और इस कैपिटल मार्केट में जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उन सारे इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर सेबी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको टाटा का शेयर परचेज करना है, तो टाटा का शेयर के लिए आपको पैसा चाहिए, आप मान लेते हैं कि आपको 10 शेयर चाहिए, तो 1000 रुपये मान लेते हैं, 1000 रुपीज चाहिए। 1000 रुपीज सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वाट एवर, वहां से आपको यहाँ इधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको उस आदमी के पास चला जाएगा जिसके पास शेयर था, मान लेते हैं कि IX के पास चला जाएगा, और यहां से शेयर चलेगा और ये आपके डीमेट अकाउंट में होल्डिंग हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस तो यही है, लेकिन मतलब ये काम इतना जल्दी होता है, समझ रहे हैं ना, कि मालूम नहीं चल पाता है, इतना जल्दी होता है कि मालूम नहीं चल पाता है कि किसको कितना जो है, मतलब ये प्रोसेस, ये कब गया पैसा कब आया, तो सेम टाइम में सब कुछ होता है, रियल टाइम में सब कुछ होता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है,
जब आपको परचेज करना होता है तो पैसा दिया और शेयर आया, ये तो रियल टाइम में होता है। लेकिन जब आप सेल करते हैं, जब आप एक्चुअली सेल करते हैं, तो फिर आपका अगेन आपका वो शेयर चला जाएगा किसी आई वाई के पास। अब यहां से जो फाइनल जो सेटलमेंट होता है वो आपको पहले जो होता था वो T+2 डेज में होता था पहले, बट अब ये होता है T+1 डेज में। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर आज आप ट्रेडिंग किए हैं, जैसे मंडे को ट्रेडिंग हुआ है, मंडे को आप सेल किए हैं, तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो ट्यूसडे को आएगा। ट्यूसडे को सेल किए हैं तो वेडनेसडे को आएगा। पहले आपका मंडे को सेल किए हैं तो वेडनेसडे को पैसा आता था, लेकिन आज ट्यूसडे को ही पैसा आ जाएगा। सेल कर कीजिएगा तो पैसा आपका 1 डेज के बाद आएगा, लेकिन जब आप कुछ परचेज करने के लिए जाइएगा तो पैसा आपको आज ही चाहिए। अच्छा, अभी पेमेंट सेटलमेंट इंडिया का इतना अच्छा हुआ है कि ये T+1 को भी किया जा रहा है। मतलब आज ही सेल कीजिएगा तो आज ही पैसा आ जाएगा। क्यों कल आएगा? आज ही आ जाएगा। इंडिया का यूपीआई जो है वो वर्ल्ड में उसका नाम हो रहा है, तो आज ही पैसा आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ये भी आपका हो रहा है। अच्छे अच्छे कंपनी का जो शेयर है उसमें ये काम होने भी लगा है। शायद 1 अप्रैल के बाद ये देखते हैं, मैक्सिमम ये कर देगा, तो लिक्विडिटी इससे बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाएगा। जनरली लिक्विडिटी इंक्रीज होना चाहिए ताकि लोग आज ही पैसा लगा सकें और आज ही पैसा निकाल सकें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3-in-1 अकाउंट। तो जो बैंक के पास है, आप अगर आप स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन करने जाते हैं, आप डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे जो पैसा होगा, यहाँ जो आप पैसा दीजिएगा स्टॉक ब्रोकर को ट्रेडिंग करने के लिए, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही पैसा रखेंगे। ये डीमेट अकाउंट में तो सिक्योरिटीज होल्डिंग होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में ही पैसा रखेगी, क्योंकि सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट तो केवल बैंक के पास प्रिविलेज है, ये तो है नहीं। तो इसीलिए अच्छा, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक जो ब्रोकर है वो काफी है। आपने नाम सुना होगा, मे बी इसमें से आपके पास भी किसी का अकाउंट हो। टॉप ब्रोकर यहाँ पे, टॉप ब्रोकर्स इन इंडिया, ये देखिए आपके पास कुछ नाम आ गया। जैसे आज के डेट में जो है ग्रो का काफी नाम हो रहा है। ग्रो है, जीरोधा है, एंजेल वन है, आप स्टॉक है, ठीक है ना। इसमें से किसका आपके पास है? कोटक सिक्योरिटीज है, मोतीलाल ओसवाल है, ये बहुत पुराना ब्रोकर है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का नाम नहीं सुने थे। क्या बात करते हैं? मोतीलाल मतलब ओसवाल तो, उसका फंड तो है कि ब्रोकर है ये पता नहीं था। अरे मोतीलाल ओसवाल का तो शेयर आता है। हाँ, शेयर आता है, उसका म्यूचुअल फंड्स भी है बहुत सारा। तो तब तो म्यूचुअल, मोतीलाल ओसवाल करती क्या है कभी, ये तो सोचिए कि मोतीलाल ओसवाल नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही कमाती है, वहीं से उसको पैसा आता है। तो ये सारे हैं, कभी कभी गूगल पे भी सर्च किया कीजिए, यहाँ से आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये आपका स्टॉक ब्रोकर है। तो स्टॉक ब्रोकर, आप जो उसको पैसा दिएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपया दिए हुए हैं, तो जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तब तक ये कम से कम 2.5% के हिसाब से तो रिटर्न बढ़ रहा है ना, मिल रहा है आपको। भले ही 2.5% बहुत कम है, लेकिन मिल तो रहा है ना, पैसा गिर तो नहीं रहा है, अप ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जब तक ट्रेडिंग किए तो फिर वो मार्केट में आपका पैसा लग जाएगा और फिर अप डाउन अकॉर्डिंग टू मार्केट होने लगेगा। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा एक एक दिन में भी कुछ नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर सेबी ने रूल लगा दिया है कि अगर कोई इन्वेस्टर पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिया है और वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तो आप मैक्सिमम जो है ना, कितना दिन रख सकते हैं? 30 डेज रख सकते हैं। और हर एक ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट से ही लिंक होता है।
देखते हैं उसमें कुछ पॉइंट में भी पैसा रहता है तो वो वापस कर देता है। वापस कर देता है, 30 दिन में वापस कर देता है। समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ बात को समझिए, 30 दिन में वापस कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट अब बहुत पहले से बहुत पारदर्शिता बना है, पहले से बहुत पारदर्शिता बना है, बहुत एकदम जो है अकाउंटेबिलिटी इसका हुआ है, ज्यादा अच्छा हुआ है। चलिए यहाँ से ये एक चीज और बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप टाटा का शेयर लिए, टाटा का शेयर यहाँ पे रखा हुआ है, तो जो आप स्टॉक ब्रोकर को इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं ना, मान लीजिए कोई जो I1 कस्टमर है, वो स्टॉक ब्रोकर को जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अपना जो केवाईसी किए हुए है, ये केवाईसी ऑटोमेटिकली ये टाटा कंपनी के पास भी चला जाएगा, चला जाता है। समझ में आ रहा है ना, जिसका जिसका आप शेयर रखे हुए हैं उसके पास आपका केवाईसी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर टाटा कंपनी जब डिविडेंड इशू करती है, डिविडेंड इशू करती है, तो ये डिविडेंड आपके पास डायरेक्टली आता है, ये स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाता है, ये डायरेक्टली किसके पास जाएगा? आपके अकाउंट में जाएगा, यहां से एकदम आपके अकाउंट में जाएगा। अगर लिंक जो अकाउंट है उसमें जाएगा, या आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपके सेविंग अकाउंट है जहां से आपने लिंक किया है वहां पे जाएगा। क्लियर ना? इसीलिए ये आप देखते होंगे कि आप जब मेल ओपन कीजिएगा तो एक तो नोटिस आता है, क्योंकि आपका शेयर का क्या है, नोटिस वगैरह आता है कि हम एनुअल मीटिंग लेने जा रहे हैं, उसका नोटिस आएगा। कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आपका वोटिंग की जरूरत है तो आप वोटिंग कीजिए वगैरह वगैरह। हमने डिविडेंड इशू किया है तो उसका नोटिस आएगा कि हमने जो है वो नेफ्ट वगैरह कर दिया है, आरटीजीएस कर दिए हैं, आप अपने प्लीज चेक कर लीजिए अकाउंट। वो ब्रोकर के थ्रू नहीं जाता है, ठीक है ना। और सुनिए, और जब सुन नहीं है याद आ गया कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है जैसे कि मान लेते हैं कि स्टॉक जो ब्रोकर है, अभी तो इसके पास मिनिमम मान लीजिए कोई डूब गया पैसा, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा स्टॉक ब्रोकर के पास इसके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं रखिए, या तो उसका ट्रेडिंग आप कर लीजिए या पैसा निकाल लीजिए, ज्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता है, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर डूब जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा पैसा का, ठीक है ना। लेकिन इस अगर आपने शेयर ट्रेडिंग कर लिया है, मतलब आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है, मतलब जो शेयर है वो तो डीमेट अकाउंट में ही आ जाता है ना, एकदम ध्यान से सुनिएगा, डीमेट अकाउंट में आ जाता है। अगर स्टॉक ब्रोकर डूब भी गया तो आपका शेयर नहीं डूबेगा। तो सेबी ने क्या करके रखा है, ध्यान सुनिए, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, दो अकाउंट है आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट है एंड क्या है, डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है यही स्टॉक ब्रोकर के पास होता है, स्टॉक ब्रोकर के पास होता है केवल ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं होता है, ये किसके पास होता है, सीडीएसएल के पास होता है या एनएसडीएल के पास होता है। नाम सुना है आपने क्या, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल? आइए दिखाते हैं, आपके नोट्स में है सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। क्या है सीडीएसएल एंड एनएसडीएल? ये दो प्रकार की डिपोजिटरीज है, ठीक है ना। आज तो किसी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कल बंद है। अब म्यूचुअल फंड को भी बोल रहा है, जिसे मतलब ग्लो ऐप पे आता है कभी कभी हाँ हाँ कि म्यूचुअल फंड को भी आप जो है हाँ हाँ ये डीमैट में कर लीजिए, दिस विल हाँ नॉट हाँ अफेक्ट योर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ करेंगे ना, बताएंगे ना, नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ बताएंगे, डोंट वरी। तो देखिए, दो प्रकार का डिपोजिटरी होता है, नोट कीजिए, डिपोजिटरी जो है वो दो प्रकार का होता है। डिपोजिटरी, डिपोजिटरी एक्चुअली क्या है, तो जहां पे आप सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है, तो जहां आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, जहां पे आप मनी डिपॉजिट करते हैं, ये आपका सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है, ठीक है ना। जहां पे सिक्योरिटीज डिपॉजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी कहते हैं। एक्चुअली जो अकाउंट होता है उसको हम लोग डिमेट अकाउंट कहते हैं, और ये डिपॉजिटरी होता है। तो दो प्रकार के कस्टमर होते हैं इंडिया में, जो भी
सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया में जो भी इन्वेस्टर है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो है रिटेल इन्वेस्टर एंड दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। तो जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, इनका जो डीमेट अकाउंट है ये सीडीएसएल संभालती है। ठीक है ना, नोट कीजिए, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है इनका डीमेट अकाउंट कौन संभालता है? सीडीएसएल, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। और इसका जो अकाउंट होता है सीडीएसएल का, ये आपका 16 न्यूमेरिक डिजिट का होता है। जिस प्रकार आपके बैंक में किसी का अकाउंट होगा तो आप उसको काउंट कीजिए कि कितने डिजिट का होता है। जैसे कोई पूछे कि डीमैट, कोई आपसे पूछे कि पैन कार्ड कितना डिजिट का होता है, तो क्या बोलेंगे? पैन कार्ड बोलिए 10 11 डिजिट कितने डिजिट का 11 डिजिट का है। कार्ड? 10 सर। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ 10 डिजिट का होता है, सॉरी 5-10 10 डिजिट का होता हाँ, अपना हम निकालते हैं। ऐसे कैसे बोले 5-10 डिजिट का होता है? 10 ना सर। 10 होता है सर। ऐसा बोलिएगा 5-10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट का सर। नहीं, तुमको डिजिट नहीं बोलना है ना, ये इसी के लिए मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूँ क्या क्या ओपन होता है। उसको डिजिट नहीं बोला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा है। न्यूमेरिक अल्फा बोलेंगे। न्यूमेरिक। हाँ, उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे। देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें आपको 4 जो है न्यूमेरिक है और आपका बाकी सब 6 जो हो गया क्या हो गया? अल्फा न्यूमेरिक। तो जो आपका एनएसडीएल का होता है ये अल्फा न्यूमेरिक का होता है, ये भी 16 होता है। समझ में आ रहा है ना? ये भी 16 होता है और ये एग्जाम में कई बार पूछता है, इसलिए हिट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आप पढ़ते रहिएगा तो ऐसे ही हम हिट क्वेश्चन बनाते रहेंगे, उसका अलग से आप नोट्स बना लीजिए। 60% 50% से ऊपर उसी में से आ जाएगा। सीडीएसएल का जो अकाउंट होता है वो आपका 16 न्यूमेरिक डिजिट का होता है एंड एनएसडीएल का जो अकाउंट होता है ये भी 16 का होता है, लेकिन इसमें 2 आपका अल्फा होता है और 14 क्या होता है? आपका न्यूमेरिक होता है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब ये तो जान ही गया कि जो रिटेल कस्टमर होते हैं, जितने भी आपका रिटेल कस्टमर होते हैं, इधर गया, हाँ, जितने भी आपका रिटेल कस्टमर होते हैं इनका अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा? तो सीडीएसएल में। और जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर हो गए इनका अकाउंट कहाँ पे ओपन होगा? तो एनएसडीएल में। तो जो आप म्यूचुअल फंड अभी बोल रहे थे कि ये जो कोई एएमसी होती है, एएमसी भी तो ट्रेडिंग करती है, तो इसका भी तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा एंड डीमेट अकाउंट होगा। तो इसका जो डीमेट अकाउंट ओपन होगा ये कहाँ पे होगा? एनएसडीएल में होगा। तो अभी दोनों का शेयर आ गया है, ऐसा नहीं है, इस दोनों सीडीएसएल का भी शेयर मार्केट में है एंड एनएसडीएल का भी शेयर मार्केट में, दोनों का शेयर मार्केट में। खैर, शेयर से हम लोग लेना देना नहीं है, हम लोग केवल इसको देख रहे हैं। तो क्या क्या आप लोग को बतला दिए, आप लोग को जो है कैसे ट्रेडिंग वगैरह होता है ये सब कुछ हमने बता दिया। प्राइमरी मार्केट देखिए यहाँ पे क्या क्या बता दिए। सबसे पहले हमने प्राइमरी मार्केट बता दिए कि प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले आईपीओ आता है। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, केवल एनएससी बीएससी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है।
जैसे कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो अलग अलग तरह का वो काम करती है डेरिवेटिव्स में। इसके बाद से हम पूछिए पूछिए। स्टॉक पटना में भी था सर एक, हाँ हाँ तो वो हाँ बंद हो हाँ, गया। वो तो खुलता रहता है, बंद होता रहता है। सेबी जिसको परमिशन दे, सीबीजी से ले ले, रजिस्ट्रेशन जिसका कैंसिल तो कर दे। जो स्टेट वाला होता है, जैसे स्टेट का होता है, जैसे बड़ोदरा है, तो उसमें कौन सी कंपनी होती है, मतलब ये अब जो कोई भी वहां पे कंपनी? लिस्टिंग करे, कोई जरूरी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे, अब आपको हम बता देते हैं। आप फिर से आप अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछ दिए कि इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप लोग पढ़ने के लिए रेडी? किसी को अगर नहीं है, 10 बजने जा रहा है, तो प्लीज बता दीजिएगा, नहीं हम पढ़ाने के मूड में हैं। आज कल बहुत पढ़ाना है, ठीक है सर ना? सुबह पढ़ेंगे। अभी छोड़ दें? हाँ सर। अच्छा, तो केवल स्टॉक एक्सचेंज बता देते हैं कि इंडिया में ठीक जो है। स्टॉक एक्सचेंज है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। एक एनएसई है एंड दूसरा आपका बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का फेमस है और पुराना है। तो इसके पास बहुत सारे शेयर लिस्टेड है, करीब 5,000 7,000 के अप्रॉक्स जो है ना शेयर आपका लिस्टेड है। अब आप चेक कीजिए गूगल में कि इसके पास कितना शेयर, कंपनियों का शेयर लिस्टेड है। तो कुछ जरूरी नहीं कि जितने भी कंपनी इंडिया में है वो सारे एक ही जगह से, मतलब जैसे कि ये तो मार्केट ना आपको क्रिएट करके दिया। अब मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, मैंने मैं समझाने के लिए अब सब्जी वाला बोल रहे हैं कि आप अच्छा समझ जाए। तो मार्केट मान लें कि इसका यहाँ पे इसका फॉर्म है, खेत यहाँ पे है, ये सब्जी उपजाता है। अब इसके पास जो है ना बहुत सारे मार्केट है, मार्केट M1 है, M2 है, M3 है। तो ये चाहता है कि हम जो है ना M2 मार्केट पे अपनी सब्जी को सेल करें। वही हिसाब किताब स्टॉक एक्सचेंज है कि यहाँ पे एनएससी बीएससी या और भी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट को क्रिएट करते हैं। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किसके थ्रू अपने शेयर को सेल करवाए, ठीक है ना? तो इसीलिए सारे के पास अलग अलग नंबर ऑफ शेयर हो गए। आप इसको गूगल पे चेक कीजिएगा। किसी के पास 700, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जो है 7,000 के आसपास शेयर है। क्लियर ना? तो यही आपका स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक ब्रोकर हमने बता ही दिया, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है अभी हमने बता दिया कि स्टॉक ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन कीजिए और वो आपको ट्रेडिंग करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम याद आया, बता देते हैं कि बैंक में एंड स्टॉक ब्रोकर में क्या डिफरेंस है। बैंक के पास अगर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट खोलते हैं, एंड स्टॉक ब्रोकर के पास अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला तो यही डिफरेंस है कि इसमें पैसा रेज होगा। अगर सेविंग अकाउंट है तो इसमें पैसा आपको बढ़ेगा, स्टॉक ब्रोकर में वो पैसा नहीं बढ़ेगा, ट्रेडिंग केवल कर सकते हैं। दूसरा है कि स्टॉक ब्रोकर आपको टिप्स वगैरह देती है कि सुबह सुबह कॉल आएगा, सर कहाँ लगा दें, सर ये ऊपर होने वाला है, नीचे होने वाला है, वाट एवर, जिसमें जाना नहीं चाहिए, मतलब वो टिप्स देती है। बैंक ऐसा नहीं करती है। बैंक को ये आरबीआई से परमिशन नहीं मिला है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है। देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी एक विश्वसनीय इंस्टीट्यूशन है तो वो आपका बैंक है। रेपुटेशन इसका इतना है कि आंख बंद करके लोग बैंक पे विश्वास करते हैं। पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक की बदौलत ही चल रहा है, ठीक है ना? जब लेटर ऑफ क्रेडिट का इनोवेशन हुआ, मतलब लोग जब पहले बिजनेस लोग करते थे, तो समुद्र में आपको वो सब बहुत दिक्कत होता था, समुद्र के लुटेरे थे, लूट जाते थे, बहुत सारे चीज होता था। तो बहुत सारा मैकेनिज्म आया जिसमें एक जो आपका इंश्योरेंस आया, दूसरा आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आया। तो स्पेशली हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक की बदौलत ही चलता है। अगर बैंक अपना हाथ खींच ले तो अगर लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और बिजनेस रुक जाएगा। तो बैंक का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए बैंक को टिप्स देने के लिए बना किया है कि भाई आप, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है ना, कोई कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, अभी अभी वॉरेन बफेट जिसकी नाम आप सुनते हैं कि ये है वो है, अभी इंडिया से 600 करोड़ गंवा के गया है 3 साल पहले। पेटीएम में पैसा लगाया था, नोट आपने गूगल पर देख लीजिए, पेटीएम में पैसा लगाया था।
ठीक है ना। और पेटीएम में उस समय 1300 पे था जिसमें पैसा लगाया था, और उसको लगा था कि बढ़ेगा, तो उसका से गिर गया। और जब गिर गया, जब 700 400 के आसपास जब पेटीएम आ गया, क्योंकि आरबीआई ने रोक लगा दिया पेटीएम पे आज से 3 साल पहले कि भाई आप जो है वो आप कस्टमर के अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, आपने कुछ केवाईसी में आरबीआई के रूल को फॉलो नहीं किया है, ये वो लनफन। तो फिर आरबीआई ने रोक लगा दिया, शेयर गिर गया, ठीक है। और फिर वारन बफेट वहां से पैसा निकाल के चले गए, 600 करोड़ का लॉस हो गया। और जब वो चले गए तो 1 साल के बाद पेटीएम ऊपर की ओर उठ गया। तो कहने का मतलब है कि इतना वोलाटाइल है मार्केट कि कितना भी विद्वान हो, कुछ भी हो, महारथी हो, मार्केट को नहीं पहचान सकता है। इसीलिए ने सेबी ने बैंक को मना किया कि आप टिप्स नहीं देंगे, स्टॉक ब्रोकर आप टिप्स दे सकते हैं। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट दूसरा डिफरेंस क्या है कि एक होता है मार्जिन, कि मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप इसका जरूरत अभी आपको आगे पड़ेगा कि आप 1 लाख का भी आप शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना, बाद में उसको सेल कर सकते हैं। तो ये मार्जिन भी बैंक नहीं देती है। अब कुछ सिक्योरिटीज देने लगी है, लेकिन बैंक ये नहीं देती, मार्जिन वगैरह बैंक नहीं देती है, ठीक है। ये मार्जिन कौन देता है, ये स्टॉक ब्रोकर देता है। तो स्टॉक ब्रोकर का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, बैंक का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो आप कहाँ से करना चाहते हैं ये आप देखिए, दोनों का हम केवल अंतर बता दिए, डिफरेंस बता दिए, आप इसको पढ़िएगा। इक्विटी शेयर है, अब पढ़ाने के लिए मना किए हैं। चलिए कोई नहीं, कल हम लोग ढेर सारा पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे और कल हम लोग कैपिटल मार्केट को भी समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।